गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सी कृष्णकांत शाह फ्रॉम सीए कोर्स। आज मैं लेके आया हूं वीडियो विद रिस्पेक्ट टू दी सेक्शन नंबर 17 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सॉरी 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जो डील करती है रिगार्डिंग टू ब्लॉक क्रेडिट। आप लोगों ने अभी सुना होगा नोटिस भर भर के आए हैं विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल 17-18, जो कि डील कर जहाँ पे नोटिस आए हैं कि आपने 17(5) की क्रेडिट ले रखे हैं और इसको आपको रिवर्स करना है या फिर पेमेंट करो, आप इसके जस्टिफिकेशंस दो। सो दैट इज द नोटिस जो आपके पास अभी भर भर के आए हुए हैं काफ़ी ढेर सारे टैक्स पेयर्स के पास में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जवाब देना है। जवाब देने के लिए आपको समझना होगा कि कौन कौन से क्रेडिट जो है ब्लॉक्ड है। ब्लॉक क्रेडिट कौन कौन से है उसे समझाने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है सेक्शन नंबर 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट रिगार्डिंग टू ब्लॉक्ड क्रेडिट। नाम ही रखा हुआ है ब्लॉक्ड क्रेडिट, मतलब ये क्रेडिट आप नहीं ले पाओगे। ये इक्वली इक्विवेलेंट है सीए इंटर एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। वो यदि रिवीजन करना चाहें तो ये वीडियो उनके लिए भी इक्विवेलेंट है। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी आर गोइंग बैक टू आवर स्क्रीन। स्क्रीन पे जाते हैं, समझते हैं क्या है 17(5) में। तो ये हम मेरी आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द बेयर एक्ट, जहाँ पे स्टार्ट किया जाता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 16 एंड सब सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 16 किस चीज के लिए है, दैट इज रिगार्डिंग टू दी आईटीसी। आईटीसी आप कैसे अवेल करोगे, एंड सेक्शन 18 भी विद रिस्पेक्ट टू दैट ओनली। अब सेक्शन 18 फर्दर बातें करती है कि आईटीसी कैसे लेना कैसे नहीं लेना। बट यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा इन चीज़ों के लिए। ये बोला गया नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन 16 एंड सेक्शन 18 का मतलब है कि वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखे गए, जो पॉइंट्स बताए गए, इस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ये आपको है यहाँ पे सेक्शन नंबर 2A से स्टार्ट होता है। ये आप देखोगे यहाँ पे लंबी चौड़ी लिस्ट है, यहाँ से समझना मे भी थोड़ा डिफिकल्ट हो एंड रिवीजन करना तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो लेके चलता हूँ मैं आपको टेबल फॉर्म पे, जो कि समराइज्ड फॉर्म है, जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा क्या है ब्लॉक क्रेडिट, कौन कौन से क्रेडिट ब्लॉक्ड है एंड क्या क्या है बोल के। तो देखते हैं। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं क्लॉज नंबर फर्स्ट से, ए से, दैट इज रिगार्डिंग टू। आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल 9 क्लॉजेज हैं। टोटल 9 क्लॉजेज है, आई क्लॉज तक होने को गए हुए ये। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना, अब स्टार्ट करते हैं हम क्लॉज नंबर ए से, दैट इज रिगार्डिंग टू मोटर व्हीकल। तो मोटर व्हीकल से यहाँ पे जीएसटी एक्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, मोटर व्हीकल आप मे बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज करेंगे या फिर मे बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज करेंगे। तो इन केस आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं मोटर व्हीकल को, मे बी दैट इज बस या मे बी दैट इज टेम्पो या मे बी कोई और अदर मे बी कार या मे बी कोई और टाइप ऑफ द व्हीकल हो, तो आप उसको यूज कर रहे हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो क्या आपको पता है कि उस पे आईटीसी आपने जो खरीदा उस मोटर व्हीकल को, तो उस पे जो भी पैसे आपके खर्चे हुए उसमें आई जीएसटी आपने जो पे किया, क्या वो आईटीसी आप ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। तो समझते हो उसके लिए। इन केस ये कहते हैं सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 17(5) में कहा गया है कि इनकेस जो सीटिंग कैपेसिटी है आपकी मोटर व्हीकल की, यदि वो 13 और लेस है इंक्लूडिंग ड्राइवर, इट मीन्स आपकी बस में भी बस ले लो, सॉरी कार ले लो, कार हो गए, बोलेरो हो गए, या जो भी छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं जिसमें आपको 13 और लेस का ही आपकी सीटिंग कैपेसिटी होती है, तो उस पर कहा गया कि नॉर्मली आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉर्मली जो है आपको आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इस पे। और क्यों नहीं मिलेगा आईटीसी, ये ब्लॉक क्रेडिट है, इस वजह से आईटीसी इस पे नहीं मिलेगा। बट कुछ एक्सेप्शंस इस पे की बने। तो एक्सेप्शन समझने के लिए देखते हैं। एक्सेप्शन, यदि आप जो है मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं एंड उसी मोटर व्हीकल को सामने बेच रहे हैं, दैट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, या फिर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पैसेंजर्स या ट्रेनिंग्स एंड ड्राइविंग्स कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स के लिए आपके पास पॉइंट यही है कि सीटिंग कैपेसिटी आपकी लेस देन 13 है तो नहीं मिलेगा, मोर देन 13 है तो ऑफ कोर्स मिल जाएगा। वही यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे कवर किया गया है, सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 है तो आपको आईटीसी अलाउड हो जाएंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो हम आगे बढ़ते हैं। इनकेस आपके ट्रांसपोर्टेशन सब गुड्स है तो इन दैट सिनेरियो आईटीसी अलाउड हो जाएगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट मीन्स जो ट्रक है, बड़े बड़े व्हीकल्स, ट्रक होते हैं, लॉरी वगैरह होते हैं, उस पर यदि वो मोटर व्हीकल आप खरीद रहे हो एंड उस पर आप आईटीसी लेना चाहो तो इजीली आप आईटीसी ले सकते हो। मे बी द रीजन बिहाइंड इट की ये होगा कि दैट इज यूज्ड मस्ट सिर्फ गुड्स फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, इस वजह से उस पर आईटीसी आपको एलिजिबल है। अब देखते हैं इस पे फर्दर क्या बताया गया। फर्दर ये बताया गया कि
कुछ सर्विसेज है जो कि मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, वेसल से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। जैसे कि जनरल इंश्योरेंस आपने करवाया, आपको मोटर व्हीकल खरीदोगे तो इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा। सर्विसिंग आप करवा रहे हो, रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हो, लीजिंग पे दे रहे हो, हायरिंग दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो कैसे डिटरमिन करना है कि उन खर्चों के लिए आपके पास आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या लगता है आपको आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसके लिए फिर से बैक जाते हैं। तो मोटर व्हीकल हमने खरीदा था, सपोज कार ए खरीदा था हमने, तो कार ए ऑफ कोर्स सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 है, तो उसके लिए आईटीसी मिलता नहीं। उसकी आप सर्विसिंग कराओ, जनरल इंश्योरेंस कराओ, या रिपेयरिंग दो, या फिर आप उसको लीज पे दो, तो वहाँ पे आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला है। इन केस उसका यदि आप इस बिजनेस में हो कि कार खरीदते हो एंड देन कार बेचते हो, तो इन दैट सिनेरियो आप उस कार की सर्विसिंग कराते हो, रिपेयर मेंटेनेंस कराते हो, तो वहाँ पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो बात कुल मिला के ये है, आपको ये समझना है, इन केस मोटर व्हीकल को जनरल रूल ये है कि आपको ये टेबल में पास होते समय इन केस आईटीसी मिल रहे हैं, तो ये सर्विसेज कराते समय भी आपको आईटीसी एलिजिबल हो जाएंगे, आपको आईटीसी मिलेंगे। इनकेस ये टेबल पास होते समय आईटीसी नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन द पैसेंजर कर रहे हो आप मोर देन 13, मतलब ट्रांसपोर्ट से पैसेंजर्स के लिए आपने मोटर व्हीकल खरीदा है, बस है, ट्रांसपोर्ट से पैसेंजर्स के लिए होंगे, 13 से ऊपर सीट्स होते हैं उस पर, तो इन दैट सिनेरियो आईटीसी एकदम अलाउड होगा। अब उसकी कोई भी सर्विसिंग होंगे, जनरल इंश्योरेंस होगा, रेंटिंग लीजिंग पे दिया जाएगा, या पे मेंटेनेंस किया जाएगा, तो उस खर्चे पे भी आपको आईटीसी एलिजिबल हो जाएगा। ध्यान रखने इन बातों को, और आईटीसी नहीं लेने उन पे जहाँ पे आईटीसी एप्लीकेबल नहीं होता। तो मोटर व्हीकल पे अब मेरे हिसाब से आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि मोटर व्हीकल कब आईटीसी लेनी है, कब आईटीसी नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज रिगार्डिंग टू वेसल्स एयरक्राफ्ट। वेसल्स एयरक्राफ्ट में बोला गया इनकेस आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज कर रहे हो तो आपको आईटीसी इस पे नॉर्मली नहीं मिलते हैं। एक्सेप्शन ये है कि इनकेस आप फर्दर सप्लाई करते हो, ऐसा फर्दर सप्लाई करते हो उसी वेसल और एयरक्राफ्ट को, या ट्रेनिंग और ड्राइविंग पर्पज के लिए आप उनको यूज करवा रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो दैट आपको आईटीसी मिल जाएंगे। तो ये जो आपकी सिनेरियो है सर्विसिंग की, जनरल इंश्योरेंस की, ये सर्विसेज इन केस वेसल्स और एयरक्राफ्ट के लिए भी लिए जाते हैं, तो भी सिमिलर सिनारियो से हमें चेक करना होगा कि हमें आईटीसी मिलेंगे नहीं मिलेंगे उन एक्सपेंडिचर्स की। ये सपोज वेसल है और एयरक्राफ्ट है, सपोज एरोप्लेन की रिपेयर मेंटेनेंस कराए जा रहे हैं, और एरोप्लेन को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज किए जाते हैं जनरली, तो इन दैट सिनारियो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स पे नॉर्मली आईटीसी नहीं मिलते। इनकेस उस एरोप्लेन को यूज किया जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए पायलट्स को, तो इन दैट सिनेरियो उसकी आप रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे हो, तो वहां पे आपको आईटीसी मिल जाएंगे। तो जनरल लॉजिक इज बिहाइंड दिस सिर्फ और सिर्फ यही कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब बिजनेस आ रही है उससे, तो इन दैट सिनेरियो आपको ट्रेनिंग कराएंगे पायलट को, तो पायलट वापस से बिजनेस पे ही काम लगने वाला है, तो इन दैट सिनेरियो ये कहा जा रहा है कि आपको आईटीसी वहां पे मिल जाएगा। चलते हैं पॉइंट नंबर बी पे। पॉइंट नंबर बी है दैट इज रिगार्डिंग टू गुड्स और सर्विसेज दैट इज यूज्ड इन द बिजनेस व्हिच आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। इन्होंने कुछ गुड्स और सर्विसेज को लिस्ट किए, यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है। इस लिस्ट पे जो भी गुड्स सर्विसेज है, यदि वो बिजनेस के लिए यूज किए जा रहे हैं तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। कंज्यूम किए जा रहे बिजनेस पे, फर्दर सप्लाई ऑफ द बिजनेस नहीं है, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होगा तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। तो जनरल सिनेरियो ये समझना है कि कोई भी आप गुड्स लेते हो, सर्विसेज लेते हो, एंड उस गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहे हो अपने बिजनेस पे, तो इन दैट सिनेरियो आपको वो आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा। नहीं कर रहे हो बिजनेस पे यूज, तो इन दैट सिनेरियो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। येट ये लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है ब्लॉक क्रेडिट की जो हम देख रहे हैं, तो इससे और क्लैरिटी मिलेंगी। तो आप फूड एंड बिवरेजेस है, या आउटडोर कैटरिंग कर लिया आपने, कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करा ली, या हेल्थ सर्विसेज आपने ले लिया, या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करा लिए, लीजिंग रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वेसल्स एयरक्राफ्ट रिफर टू इनक्लोज ए और ए, इसका मतलब यही है जो भी हम ऊपर देख के आए हैं। ये जो पॉइंट नंबर 6 है, ये पॉइंट नंबर 6 से ऊपर जो देख के आए वही कवर्ड है यहाँ पे, कि इनकेस ऐसे व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट और वेसल से, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट और वेसल से जिसपे नहीं मिल रहे आईटीसी, तो उसकी सर्विसिंग, जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस या लीजिंग हायरिंग रेंटिंग पे भी आईटीसी नहीं मिलने वाले। तो बैक टू द पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी के पॉइंट नंबर 1 पे ये बताया गया कि इन सब चीज़ों पे, फूड बेवरेजेस हो गए, आउटडोर कैटरिंग हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गए, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी आप कराते हो, उस पर कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो नॉर्मली आपको कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑफकोर्स फूड एंड बेवरेजेस किस पर्पज के लिए होंगे, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए तो होगा ही नहीं, एम्प्लॉय की एंटरटेनमेंट्स या एंटरटेनमेंट्स के लिए होगा। आउटडोर कैटरिंग भी ऑफकोर्स नहीं होगा, बट इनकेस कोई कैटरर है और उसका काम ही है आउटडोर कैटरिंग करना,
तो दैट इज अगेन फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस आ गया तो इस वजह से वहाँ पे and that should be in the same form the goods supply या फिर मिक्स्ड फॉर्म पे होगा, मे बी वो कैटरर पूरा पूरी बुफे सिस्टम दे रहा हो या फिर मे बी सिर्फ कैटरिंग की सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा हो, मतलब उसने सर्विस लिया कैटरिंग की किसी से एंड देन वापस कैटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो दैट इज अगेन द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए उसने सर्विस लिया, तो इस वजह से वहाँ पे आईटीसी एलिजिबल हो जाता है। बट बिकॉज जनरली आउटडोर कैटरिंग फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए नहीं माना जाता, इस वजह से वहाँ पे आईटीसी एलिजिबल नहीं होता है। सिमिलरली ब्यूटी ट्रीटमेंट हुआ, ऑफ कोर्स फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए होता ही नहीं, वो हेल्थ सर्विसेज एंड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी नहीं होते फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इस वजह से इसी लॉजिक के बिहाइंड लेके ये सब पे आईटीसी जनरली आपको एलिजिबल नहीं होता है। अब कुछ एक्सेप्शंस ऐड कर दिए गए, एक्सेप्शंस यहाँ पे ऐड किया गया। ओके, एक और था यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, उस पर भी नॉर्मली आपको आईटीसी एलिजिबल नहीं होता है। इसके साथ साथ मेंबरशिप द क्लब हो गया, हेल्थ फिटनेस सेंटर हो गया, ट्रैवल बेनिफिट्स जो कि एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं उनकी लीव के लिए, उन पे भी आपको एलिजिबल नहीं होता है आईटीसी। सो दिस इज द पॉइंट नंबर बी जो ये कवर करता है। क्लॉज नंबर बी है, उसमें सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3 है। एंड जो ये है कि नॉर्मली इस पे आईटीसी एलिजिबल नहीं होता इनके सो फर्दर सप्लाई ऑफ सेम गुड्स मतलब आप किसी से हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो एंड फर्दर हेल्थ इंश्योरेंस किसी को दे रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो आपको एलिजिबल हो जाएगा आईटीसी, और सबको एलिजिबिलिटी नहीं मिलती आईटीसी की। एक प्रोविजो ऐड किया गया था, प्रोविजो ऐड किया गया कि इनकेस एम्प्लॉय को फूड एंड बेवरेजेस देना या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेना, लाइफ इंश्योरेंस लेना या ट्रैवल बेनिफिट्स देना लीव के लिए, वो एक स्टेचुरी ऑब्लिगेशंस है, मे बी लेबर एक्ट के थ्रू या मे बी कोई भी एक्ट के थ्रू यदि वो स्टेचुरी ऑब्लिगेशंस है, तो इन दैट सिनेरियो आपको एलिजिबल हो जाएंगी वो आईटीसी, आपको लेना ही होगा बिकॉज दैट इज स्टेचुरी ऑब्लिगेशंस। एम्प्लॉय खुद ही नहीं करना, तो इस वजह से खुद ही नहीं कर रहा, इस वजह से उस पर आईटीसी आपको एलिजिबल हो जाता है। तो क्या ये ऑब्लिगेशन है, इनकेस स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो ये ऑब्लिगेशन सिर्फ क्लोज नंबर 3 के, सब क्लोज नंबर 3 के लिए या सारे के लिए? ये एक्चुअली सारे के लिए है, ये बाद में फिर से अमेंड किया गया कि ये सारे तीनों के तीनों क्लोजेस सब क्लोजेस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे इनकेस कोई स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से फूड बेवरेज सप्लाई हो रहे हैं या आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज लिए जा रहे हैं या ब्यूटी ट्रीटमेंट कराया जा रहा है या हेल्थ सर्विसेज लिए जा रहे हैं या लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस लिए जा रहा है, लीजिंग हायरिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल्स ये काफ किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे आईटी से, प्रोवाइडेड की स्टैच्यू ऑब्लिगेशंस होनी जरूरत है। चलते हैं पॉइंट नंबर सी पे, दैट इज रिगार्डिंग टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ लेते हैं पहले। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों ही साथ में दिए जा रहे हैं। जनरल एग्जांपल कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शंस पे मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है एंड देन उस पे वो सर्विसेज अपने प्रोवाइड करते हैं, उसको मैसन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं एंड देन बिल्डिंग तैयार होती है। तो यहाँ पे हुआ कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये है क्या मतलब, अब यहाँ पे कब आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होंगे? इनके साथ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, में भी बिजनेस की बिल्डिंग हो, तो दैट सिनेरियो आपको बोला गया कि बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है लेने के लिए, प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे दो कंडीशंस गिवन है, यदि आपने उस बिल्डिंग को कैपिटलाइज कर लिया, अपने बैलेंस शीट पे एसेट पे, फिक्स एसेट पे, बॉडी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर दिखा दिया, तो आपको आईटीसी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन एलिजिबल होगा। डेप्रिसिएशन एलिजिबल होगा तो एक बेनिफिट मिल रहा है, दो बेनिफिट्स को नहीं देना चाहती है गवर्नमेंट, इस वजह से आपको वहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो क्या हाँ, इनकेस हमने बिल्डिंग को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली है नहीं बट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमने डाल दिया, मे बी बिल्डिंग ऑलरेडी था उस पर हमने कोई एक्सपेंडिचर्स किए, कंस्ट्रक्शंस कराया, और कंस्ट्रक्शंस का मतलब वाइड मीनिंग हो जाता है रिनोवेशंस भी इंक्लूड होते हैं उसमें, तो इनकेस रिनोवेशन कराया दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स, और उनको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, तो वहाँ पे आपको आईटीसी मिल जाएंगे, सॉरी वहाँ पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो इन दैट सिनेरियो कुल मिला के बात यह है कि इनकेस आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वहाँ पे एक्सक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी कहा गया। प्लांट एंड मशीनरी की डिफिनेशंस काफी वाइड है, वो प्लांट एंड मशीनरी की डिफिनेशंस पे मैं कवर करूंगा। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इनकेस कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे इनकेस आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे डिपेंड करेगा आपके आईटीसी आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इनकेस आप उसको कैपिटलाइज करवा रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनकेस आप उसको कैपिटलाइज नहीं करवा रहे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे आईटीसी। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि इफ इट इज यूज्ड फॉर द आउटवर्ड सप्लाई
एज इनपुट सर्विस फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज दैट इज ITC विल बी अवेलेबल फॉर दैट। बात वही है। एक वर्क्स कंट्रैक्ट एक सब कंट्रैक्टर है, सब कंट्रैक्टर ने वर्क्स कंट्रैक्ट लिया एंड देन वापस उसने किसी और को वर्क्स कंट्रैक्ट प्रोवाइड कर दिया। मतलब कंस्ट्रक्शंस करने के कंस्ट्रक्शंस, मिस्टर ए को कंस्ट्रक्ट कराना था अपना बिल्डिंग, उसने मिस्टर सी को कंट्रैक्टर की तरह हायर किया, मिस्टर सी ने वापस मिस्टर डी को कंट्रैक्टर की तरह हायर किया। तो जो एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है मिस्टर सी फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस ऑफ वर्क्स कंट्रैक्ट, उसके लिए उसको ITC मिल जाएगा, बिकॉज दैट इज फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। उसका बिजनेस का नेचर ही यही है। नेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। इन केस वर्क्स कंट्रैक्ट में लगने वाले गुड्स और सर्विस जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक वर्क्स कंट्रैक्ट अपनी ही प्रॉपर्टी बना रहा है, जो वर्क्स कंट्रैक्ट जनरली लेता है वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है। तो इन दैट सिनारियो चाहे वो अपनी फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए ही क्यों ना ये प्रॉपर्टी को यूज करे, उसको एलिजिबल नहीं है कि वो ITC उस पर क्लेम कर पाएगा। तो ये भी वही इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी का बातें होने के यहाँ पे किया गया था। तो प्लांट एंड मशीनरी का डिफिनेशन समझना जरूरत है, तभी ये पूरी क्लोज हमें समझ में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी में कहा जाता है कि कोई भी अपार्टस हो और कोई इक्विपमेंट हो या फिर मशीनरी हो जो कि फिक्स टू द अर्थ है। इसका मतलब जो भी असेंबल टू द अर्थ है, अर्थ से कुछ ना कुछ पार्ट्स का जुड़ा हुआ है, फिक्स्ड है, वहां से वो हिलेगा नहीं। या फिर कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट अर्थ में लगा हुआ है जो कि यूज्ड फॉर मेकिंग दी आउटवर्ड सप्लाई गुड्स और सर्विसेज। सेम कंसेप्ट आ गया, यदि वो आउटवर्ड सप्लाई गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज किया जा रहा है। तो इन दैट सिनेरियो includes such foundation structural support। इसमें पॉइंट इज दिस कि यदि आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज किया जा रहा है वो प्लांट एंड मशीनरी, उस पर आपने ITC उसने GST पे कर रखा है, तो उसकी ऑफ कोर्स आपको इनपुट मिल जाएगा। इसलिए एक्सेप्शंस में रखा गया, एक्सक्लूड किया गया प्लांट एंड मशीनरी। वैसा कंस्ट्रक्शंस करा रहे प्लांट एंड मशीनरी तो आपको ITC वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इट मीन्स कि प्लांट एंड मशीनरी पर वर्क्स कंट्रैक्ट और प्लांट एंड मशीनरी पे जनरली ITC अवेलेबल हो जाता है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन से इन चीजों को एक्सक्लूड करा गया है। व्हाट डज दिस मीन कि लैंड, बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, लैंड ऑफ कोर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, बिल्डिंग भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया, सिविल स्ट्रक्चर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लांट मशीनरी है नहीं। और प्लांट मशीनरी के डेफिनेशन से फर्दर क्लैरिटी के लिए इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। इट मींस इत पे लैंड बिल्डिंग एक्सक्लूड कर दिया गया। इट मींस इन पे आपको ITC अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज दे आर बीइंग कवर्ड अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन पे। टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हो गए, पाइपलाइंस दैट आर लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो ये इन पे ITC अवेलेबल नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात इस पे पॉइंट नंबर 3 पे यहाँ पे बोला गया कि आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। इसका मतलब ये है कि यदि हमने फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर पाइपलाइन लगवाए तो व्हाट डज दैट मीन कि उस पे हमें ITC मिल जाएगा। क्या लगता है आपको? हाँ, उस पे ITC मिल जाएगा, क्योंकि एक्सक्लूजन, प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। इट मींस प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी उस पे ITC मिलेगा, बट प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन से इनको एक्सक्लूड किया गया जिन पे लिखा हुआ है कि पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस पे आपको ITC नहीं मिलेगा यदि आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, क्योंकि उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। अब क्योंकि एक्सक्लूड उसको किया गया, इट मींस पाइपलाइन इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस इज स्टिल द प्लांट एंड मशीनरी, तो इस वजह से उस पे ITC आपको मिल जाएगा। तो होप आपको ये क्लियर होगा। इनकेस कोई अभी भी डाउट है तो आप प्लीज अपने कमेंट बॉक्स पे आप इसको डाल दीजिएगा। आई विल फिर से इसको मैं थोड़ा ब्रीफली क्लैरिफाई कर दूंगा। पॉइंट नंबर E पे आते हैं, that is regarding की goods or services or both for which tax has been paid under section number 10। अब बताइए सेक्शन नंबर 10 है क्या? आपको सेक्शन नंबर 10 जो है कंपोजिशन स्कीम की बातें करती है। कंपोजिशन स्कीम छोटे छोटे बिजनेस टैक्स पेयर्स के लिए एक बेनिफिट है, जहाँ पे आपको बिजनेस प्रोवाइड करो 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो आपको एलिजिबिलिटी हो जाती है कि कंपोजिशन स्कीम पे आप कंपोजिशन स्कीम पे आप जा सकते हो। तो कंपोजिशन स्कीम को जनरली कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को जनरली ITC लेना अलाउड नहीं होता। इनकेस आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव किए हैं ऐसे सप्लायर से जो कि सेक्शन नंबर 10 के अंदर रजिस्टर है, तो वहाँ पे क्योंकि वो ITC वो इनवॉइस को इश्यू नहीं करते, और इनवॉइस इश्यू करना जरूरत भी नहीं है उनको। इनकेस उन्होंने इनवॉइस इश्यू कर भी दिया, उस पर ITC लगा भी दिया, यू आर नॉट स्टिल एलिजिबल कि आप उस इनवॉइस के आधार पे कोई भी ITC आप क्लेम कर सको बोल के। नेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग टू गुड्स, क्लोज नंबर F पे आते हैं, फटाफट चलते हैं क्लोज नंबर F पे। क्लोज नंबर F बोलता है कि गुड्स और सर्विसेज दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस। अब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते क्या है, होते कौन है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब हुआ जो कि पर्सन इंडिया में रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट का सेम मीनिंग है जो इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है कि 182 डेज से ऊपर आप रहते हो इंडिया में तो आप रेजिडेंट बन जाते हो। तो सपोज कि कोई USA से मिस्टर ए आ रहा है, मिस्टर ए आ रहा है इंडिया में, और वो अपनी कोई बिजनेस यहाँ पे सेटअप करना चाह रहा है।
तो इन दैट सिनेरियो वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की तरह उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन थोड़ी शॉर्ट पीरियड, टेम्प्रोरी पीरियड तक की होती है। जब तक वो यहाँ पे बिजनेस करते हैं उतनी शॉर्ट पीरियड की उनको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, पहले ही अपनी टैक्सेस कितनी होंगे वो सबमिट करके। सो दैट इज अ सेपरेट कंसेप्ट, दैट इज वाई बिट टेक्निकल, उस पर नहीं जाते हुए अभी जो यहाँ पे वो समझते हैं कि वैसा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद में मिस्टर राम ने उस नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन से सर्विस लिया, मे भी कोई भी सर्विस हो, टीचिंग की हो, या फिर वो डॉक्टर थे, ऑपरेशन वगैरह कराया, या फिर हम जो एग्जाम्प्ट नहीं है ऐसे सर्विसेज लिए, एग्जाम्प्ट नहीं ऐसे सर्विसेज लिए, मे बी इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था, तो वैसे कोई सर्विसेज ने को मिस्टर राम ने लिया उनसे। तो मिस्टर राम ने जो जीएसटी पे किया हुआ, क्योंकि उनको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को यहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, बीइंग अ टेम्पोररी पीरियड आल्सो। तो इन दैट सिनेरियो वो जीएसटी जो पे करेंगे, क्या उस पे मिस्टर राम को आईटीसी मिलेगा? क्या लगता है आपको? नहीं मिलेगा आईटीसी मिस्टर राम को उस पे, क्योंकि ये ब्लॉक क्रेडिट है, यहाँ पे कवर्ड है, आईटीसी इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अपने साथ कुछ चीजें इंपोर्ट करके लेके आ रहा है, मे बी आर्किटेक्ट एंड उसको तो जरूरत नहीं होता, बट एट गुड्स यदि कोई सप्लाई कर रहा है, मे बी गुड्स लेके आ रहा होगा सप्लाई करने के लिए यहाँ पे, तो वो जो चीज़ लेके आ रहा है उस पर वो ऑलरेडी टैक्स पे करके आएगा, क्योंकि इंपोर्ट करके आ रहा है। तो इन दैट सिनेरियो उस पर जो टैक्स वो पे करेगा, इंपोर्ट ड्यूटी, दैट इज आईजीएसटी वहाँ पे लग जाती है, तो उस आईजीएसटी की उनको आईटीसी ऑफ कोर्स एलिजिबल है, वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ले पाएंगे आईटीसी। इसी पे एक नया अमेंडमेंट हुआ है जो कि 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल हो जाता है। सीएसआर एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, हर एक कंपनीज को सेक्शन 135 के अंदर एक मैंडेट सीएसआर एक्सपेंडिचर सीएसआर स्पेंड करना होता है, जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर जो भी वो करेंगे, उस पर जो भी खर्चे होंगे परचेज करने के लिए सामान को, या फिर सर्विसेज उन्होंने लिया ऐसे एक्सपेंडिचर्स करने के लिए, वहाँ पे जो भी खर्चे होंगे, जो भी टैक्स वो पे करेंगे, उस पर उनको आईटीसी एलिजिबल नहीं है, आईटीसी अवेल नहीं कर सकते वो। चलते हैं क्लॉज नंबर जी पे। क्लॉज नंबर जी बोलते हैं कि पर्सनल कंजम्पशन। ऑफ कोर्स मैं आगे से बता रहा हूँ आपको, लॉजिक यही है कि इनके ऑफ फर्दरेंस तो बिजनेस के लिए यूज नहीं किया जा रहा, कहीं से उस पर जीएसटी वापस कलेक्ट नहीं कर पाई गवर्नमेंट, इट मीन्स वहाँ पे टैक्स नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो सवाल ही नहीं उठता, वहाँ पे टैक्स आईटीसी आपको मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं कि एच, क्लोज नंबर एच पे। क्लोज नंबर एच बोलता है कि कुछ गुड्स हैं जो लॉस्ट हो गए या फिर डिस्ट्रॉय हो गए, या स्टोल, या फिर मतलब चोरी हो गए, या फिर उनको रिटर्न ऑफ कर दिया आपने, प्रोसेसिंग में लॉस हो गया, उसके वजह से उसको राइट ऑफ कर दिया, या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैंपल और गिफ्ट की तरह। तो इसमें क्या होगा? बट इसमें कि आपको गुड्स, आपने गुड्स कहीं से खरीदा एंड आपने उस पर टैक्स पे कर दिया एंड दैट गुड्स हैव बीन लॉस्ट, गुड्स लॉस्ट हो गया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, इट मींस कि कहीं ना कहीं फाइनल कंजम्पशन हो गया, बिकॉज दिस इज द कंजम्पशन बेस्ड टैक्स ना, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो फाइनली कंज्यूम्ड हो गया कहीं ना कहीं, वो वापस कहीं पे सर्कुलेट नहीं हो रहा, इट मींस कहीं से वापस से टैक्स उस पर नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी ये कंज्यूम हो गया, तो दिस इज द फाइनल कंजम्पशन प्लेस, फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे ये गुड्स कंज्यूम हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको आईटीसी एलिजिबिलिटी बनती नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आईटीसी आपको अवेलेबिलिटी नहीं होंगे, इसलिए इसको ब्लॉक क्रेडिट पे रखा गया है। ये बातें थे क्लोज नंबर एच पे। क्लोज नंबर एच पे ये बोला गया, इनकेस आपने आईटीसी ले लिया है बाय द वे, मे बी बाय द मिस्टेक, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आपको आउटपुट लाइबिलिटी पे अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी इक्विवेलेंट अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इनकेस कोई टाइम गैप भी है तो। इनकेस आपने आईटीसी लिया नहीं, मत लेना, क्योंकि एलिजिबल नहीं रहती हो, गुड्स लॉस वगैरह, गुड्स लॉस हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, या गुड्स चोरी हो गए, या गुड्स आपने राइट ऑफ कर दिया, या फिर सैंपल ऑफ फ्री गिफ्ट दे दिया। सैंपल ऑफ फ्री गिफ्ट में थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस हम करते हैं तो हमें समझ में आता है, आपको ध्यान होगा शेड्यूल नंबर 1 है, शेड्यूल नंबर 1 सेक्शन नंबर 7 पे बताया गया है सप्लाई की जब डिफरेंसेस हम पढ़ते हैं जीएसटी एक्ट, वहाँ पे शेड्यूल नंबर 1 है, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर पारा नंबर 1 है। पारा नंबर 1 में कहा गया है कि इन केस बिजनेस एसेट्स को परमानेंटली ट्रांसफर किया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को परमानेंट ट्रांसफर जिस पे आईटीसी लिया गया था, तो इट मीन्स कि वहाँ पे भले ही कंसिडरेशन ना हो, उसे सप्लाई कहा जाएगा। जनरली डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 में बोला गया कि कंसिडरेशन होनी चाहिए सप्लाई होने के लिए, बट शेड्यूल नंबर 1 ऐसे सप्लाईज को कवर करते हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई कहते हैं, उस पर पारा नंबर 1 जो है वो इसको कवर करता है, इनकेस परमानेंटली ट्रांसफर हो रहा है कोई भी बिजनेस एसेट्स का। तो इन दैट सिनेरियो आपके पास इनकेस आपने आईटीसी ले रखा है तो आपको पेमेंट करना होगा, मतलब उसे सप्लाई कंसिडर किया जाएगा, एंड
उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएंगे, सप्लाई उसको भी कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया सैंपल एंड द गिफ्ट, इनके सैंपल लिया मतलब आपने गुड्स को सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। व्हाट डज दिस मीन? और इस पे जो गुड्स आपने सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने उस पर आईटीसी क्लेम कर लिया ऑलरेडी। तो इन दैट सिनेरियो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो शेड्यूल नंबर 1 पारा नंबर 1 के अंदर ये सप्लाई है एंड आपको ऑफ कोर्स आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा रेसिपेंट को। रेसिपेंट मतलब आपने जो खर्चे किए थे, आपने जो अमाउंट पे किए थे सैंपल्स को प्रोक्योर करने के लिए, आपको यहाँ पे इस एक्सेप्शन की तरह आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी है कि आप ले सकते हो इस पे आईटीसी। एंड नेक्स्ट जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट भी इनके सैंपल की तरह ही देता है, तो रेसिपिएंट भी इसको इस पे आईटीसी ले सकता है। बट सपोज आपने नहीं लिया था, आईटीसी नहीं लिया, तो प्लीज डोंट टेक आईटीसी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत लो, आप आईटीसी मत लो एंड इजीली कंप्लाई करो जो भी रूल्स है सेक्शन 17(5) का। एक लास्ट है सेक्शन नंबर क्लोज नंबर दिस आई क्लोज नंबर जो लास्ट क्लोज है उसमें कहा जाता है कि सेक्शन नंबर 74, 129 एंड सेक्शन नंबर 130 के अंदर आपने जो टैक्स पे किया है वो टैक्स का नेचर क्या होता है एक बार समझे। तो सेक्शन नंबर 74 है मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। अच्छा, आपने कुछ फैक्ट को छुपाया, इसके वजह से आपसे मे बी डिमांड रिकवरी के थ्रू आपसे पेमेंट कराया गए होंगे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 129 है डिटेंशन सीजर ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। सेक्शन नंबर 130 है कन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स। मतलब कोई ऐसे एक्ट किए गए जहाँ पे आपको जीएसटी पे कराए गए हैं, मे बी एज पेनल्टी बोलो या डिमांड रिकवरी के थ्रू पेमेंट कराए गए। तो इन दैट सिनारियो ये मतलब कोई भी कंप्लायंसेस नहीं होने की वजह से पेमेंट किया जा रहा है, तो दैट इज नेवर इन द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए तो कभी कतई ही नहीं है। तो इस वजह से इस पे एलिजिबिलिटी नहीं बनती आईटीसी का, आईटीसी आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये थे बेसिकली आपका सेक्शन नंबर 17(5) दो की ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बातें करते हैं। एक बार मैं वापस फ्यू मिनट्स में रिकैप करा दूं आपको। तो 17(5) में टोटल आपके पास 9 क्लोजेज है। क्लोज नंबर ए जो बात करते हैं दैट इज रिगार्डिंग टू मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल पे दो तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको। पहला है कि यदि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है तो वहाँ पे हमें ये देखना कि सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। सीटिंग कैपेसिटी यदि इनके 13 और लेस है, मतलब कार छोटे छोटे गाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ तो जनरली उस पर आईटीसी एलिजिबल नहीं होता। जनरल मीनिंग ये है कि वो फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए नहीं है। इस वजह से मे बी हम उसको कार खरीद रहे हैं, कार साथ साथ ही बेच रहे हैं, या फिर उसको ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो इन दैट सिनेरियो आपको एलिजिबिलिटी बन जाती है, आप आईटीसी ले पाओगे, दैट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट 13 सीटिंग कैपेसिटी 13 से ऊपर है तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपको एलिजिबल बन जाएंगी, आप आईटीसी ले पाओगे। ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के लिए हरदम एलिजिबल है आईटीसी। आईटीसी अलाउड है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस के बिना आपको आईटीसी अलाउड हो जाता है ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए। अब इनसे रिलेटेड से पहले वेसल्स का ही बात होता है। तो वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के केस में क्या था, ये भी सेम है। वेसल्स एयरक्राफ्ट कुछ ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स के लिए यूज होंगे, नॉर्मली आईटीसी पे एलिजिबल नहीं होता। एंड नेक्स्ट एक्सेप्शंस पे वही इन केस फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए, फर्दर सप्लाई ऑफ द गुड्स के लिए फर्दर सप्लाई है इसी व्हीकल का, वेसल का, एयरक्राफ्ट का। तो इन दैट सिनेरियो आपको एलिजिबिलिटी बन जाती है टैक्स आईटीसी अवेल करने की। अब इनके रिलेटेड कुछ सर्विसेज है। क्या क्या सर्विसेज हमने देखा था, रिपेयर मेंटेनेंस था, जनरल इंश्योरेंस एंड सर्विसिंग, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं आएगा यहाँ पे, आपको क्या बोलते हैं लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग। इन सर्विसेज इनके लिए लेते हैं। और ऐसे मोटर व्हीकल है जिसपे हमें आईटीसी क्लेम करना एलिजिबल था, तो इन सर्विसेज के लिए भी हमें आईटीसी क्लेम करना एलिजिबल हो जाएगा। इनके आईटीसी क्लेम करना एलिजिबल नहीं था तो यहाँ पे भी आईटीसी क्लेम करना एलिजिबल नहीं होगा। क्लोज नंबर सी पे चलते हैं। क्लोज नंबर बी पे चलते हैं। पहले बी होने को बोलता है रिगार्डिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द इन दैट आर यूज्ड इन द बिजनेस लेकिन एलिजिबल फॉर आईटीसी नहीं है। कौन कौन से गुड्स हो, फूड्स बेवरेजेस हो गए, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपके हेल्थ सर्विसेज हो गए, और कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी हो गया, लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग जो ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, मोटर व्हीकल, वेसल्स एंड व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स का। तो इन पे जनरली आपको आईटीसी एलिजिबल नहीं है, बट यदि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है तो आपको आईटीसी एलिजिबल हो जाएगा। अच्छा, इस पे और भी थे, दैट इज मेंबरशिप द क्लब, हेल्थ फिटनेस या ट्रैवल बेनिफिट्स जो एक्सटेंड किए जाते हैं एम्प्लॉइज को। चलो नेक्स्ट आते हैं सी, दैट इज रिगार्डिंग टू कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए सी एंड रिलेटेड है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यदि किया जा रहा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं। तो इन दैट सिनेरियो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो भी किया जा रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का डिफिनेशन हमने देखा था कि कोई भी अपार्टस है जो कि फिक्स्ड टू द लैंड होता है, लेकिन इसमें एक्सक्लूड किया गया था आपके जो टेलीकम्युनिकेशन टावर्स होते हैं, लैंड बिल्डिंग होते हैं, जो पाइपलाइंस आउटसाइड द फैक्ट्री बिल्डिंग। आउटसाइड पे इतना जोर डालने का मतलब है कि आउटसाइड फैक्ट्री बिल्डिंग बोला गया, तो जो आउटसाइड है उसको हम प्लांट मशीनरी नहीं कहेंगे, उस पर आईटीसी एलिजिबल नहीं है। इनकेस इनसाइड द फैक्ट्री बिल्डिंग है तो उस पर आईटीसी एलिजिबल हो जाता है। ओके, तो गुड्स जो
कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी बोला गया, इस पर आईटीसी एलिजिबल नहीं होगा। इनकेस आपने कैपिटलाइज किया, इनकेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आपको आईटीसी एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू गुड्स और सर्विसेज जो कि यूज किए जा रहे हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे। एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा है, उस पर गुड्स और सर्विसेज वो यूज कर रहा है। तो इन दैट सिनेरियो जो भी खर्चे कर रहा है यहाँ पे जीएसटी पे कर रहा है गुड्स सर्विसेज के लिए, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, भले ही ये बिजनेस के लिए क्यों नहीं यूज करे इससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इन्होंने यदि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने कहीं से कॉन्ट्रैक्ट लिया, अंदर वापस इसको सब कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इस पे जो जीएसटी यहाँ पे किया जा रहा है इस सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, यहाँ पे इसको आईटीसी एलिजिबिलिटी बन जाती है। पॉइंट नंबर ई पे आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे आपने टैक्स पे किया ऐसे बंदों को जो कि सेक्शन नंबर 10 के अंदर कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको आईटीसी। नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एनआरटीपी दैट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन से आप खरीद के लेके आ रहे हो उसको टैक्स पे करके, वहाँ पे आपको आईटीसी क्लेम करना एलिजिबिलिटी नहीं है। इसके अंदर शेष एक्सपेंडिचर जो कि अभी नए अमेंडमेंट्स किए गए। क्लोज नंबर जी पे आते हैं, क्लोज नंबर जी है पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप गुड्स और सर्विसेज यूज कर रहे हैं, आपको आईटीसी लेना एलिजिबिलिटी नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एच पे गुड्स यदि लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ कर दिया आपने प्रोसेस्ड लॉस की तरह, या फिर वो सैंपल्स ऑफ फ्री गिफ्ट्स की तरह आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इन दैट सिनेरियो आपको आईटीसी उस पे लेना एलिजिबिलिटी नहीं बनता। इनके आपने आईटीसी ले रखा है, प्लीज रिवर्स दैट और आईटीसी लेना नहीं इस पे। नेक्स्ट इज क्लोज नंबर आई, इनकेस आपने टैक्स पे किया इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन नंबर 74, 129, 30, तो इन दैट सिनेरियो आपको टैक्स वहाँ पे जो टैक्स पे किया गया दैट इज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी फीस, कोई फर्दर इज द बिजनेस नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे भी आपको एलिजिबिलिटी नहीं बनता है, एलिजिबिलिटी नहीं बनता है आपको टैक्सेशन वहाँ पे भी लेने का। तो व्हाट डज दिस ऑल इंडिकेट, दिस ऑल इंडिकेट कि हमारे पास में यहाँ पे हमने पूरा पूरी कवर किया सेक्शन नंबर 17.5 ब्लॉक क्रेडिट को ऊपर से लेकर नीचे तक। अब जो भी यहाँ पे आईटीसी हमें अच्छे से देखने हैं कि कौन से हमने एक्सपेंसेस किए हैं, वो यदि 17.5 पे आ रहे हैं तो उस पर हमें आईटीसी क्लेम नहीं करना, आईटीसी क्लेम नहीं करना। इनकेस आईटीसी आप क्लेम करते हो आईटीसी मिसमैच में भी आ जाएगा। एंड आप पे नोटिस जिससे भी 17-18 के नोटिस को आ रहे हो ऐसे नोटिस आप पे भी अब देखने को मिल जाएगा। तो होप आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड इफ आप स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। एंड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।